नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू में। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ का 10वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ और समाप्त करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों दोनों में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 38, 39 क, 45 या 43 क? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43 क के माध्यम से जो है श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हर नागरिक को अपना सहयोग करना चाहिए। ये लागू करने वाला कोई तथ्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। या मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा या केवल तीसरा? तो देखिए उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा कथन इसमें सत्य है, पहला कथन इसमें असत्य है। ये कह रहा है 50% सीटें अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है और महिलाओं के लिए पंचायतों में केवल 1/3 सीट आरक्षित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यपालिका के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सुरक्षा मिलेगी। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो केवल पहला कथन इसमें सत्य है कि कोई भी राज्य जो है भारतीय संघ से अपनी इच्छानुसार अलग नहीं हो सकता है। दूसरा कथन इसमें सत्य है, ये कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सुरक्षा मिलेगी। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हर नागरिक को है, लेकिन राज्य से अलग होने की अगर कोई बात करता है तो वो इस स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या 32? तो देखिए 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था जिसमें कि 29 विषय हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसमें भी केवल पहला कथन सत्य है कि यह 1977 में जो है पीएमओ अस्तित्व में आया था। दूसरा कथन इसमें सत्य है, ये कह रहा है कि इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, जबकि इसका प्रधान जो है मुख्य सचिव होता है, कैबिनेट सचिव नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। 6वीं अनुसूची के संविधान प्रावधान जो है इन चारों में से केवल त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड या अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रतिषेध का जो है टू बी सर्टिफाइड नहीं होगा, असुमेलित है। टू बी सर्टिफाइड का प्रयोग उत्प्रेषण के लिए होता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 112? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में जो है भारतीय संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1990, 1991, 1992 या 1993? तो देखिए 1992 में जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को
तृतीय तल के रूप में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संविधान के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, नए राज्यों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसका ऑप्शन है पहला दूसरा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा या केवल तीसरा। तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, केवल तीसरा वाला जो है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। देखिए अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को जो है न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? राज्यपाल, भारत के निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत राज अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। पंचायतों में कराए जाने वाले जो सभी निर्वाचन होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 क या संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो कि एक असत्य है, यह असुमेलित है, क्योंकि अनुच्छेद 323 क में जो है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है, संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 यानी भाग 2 में जो है नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 10, 12, 13 या 14। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या विनियोग विधेयक। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, केवल सामान्य विधेयक में ही जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, बाकी विधेयकों में नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रध्वज अपनाया था? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, H.J. लास्की या के.सी. वियर। तो देखिए जो ये कथन है ये के.सी. वियर जी का है, इन्होंने ही कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस प्रकार हटाया जा सकता है? विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय की जांच के आधार पर राज्यपाल द्वारा। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग को जो हटाया जा सकता है उसके सदस्य को उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, या राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है? इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं।
तो देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें केवल पहला कथन ही सत्य है। देखिए जो राष्ट्रपति का जो पहला अभिभाषण होता है वो प्रत्येक वर्ष के आरंभ में जो प्रथम सत्र होता है उसमें होता है, या किसी भी नई लोकसभा के प्रथम सत्र में होता है। जो दूसरा कथन है ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय के बारे में सूचित करता है। तो देखिए राष्ट्रपति अपने किसी भी कारण से अभिभाषण को सूचित नहीं करता है, बल्कि उस अभिभाषण में वो आने वाले सत्र के उनके उद्देश्यों और कार्यों के बारे में उनको बताता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि के से संबंधित है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267 या अनुच्छेद 268? तो देखिए ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा। अनुच्छेद 267 में जो है आकस्मिकता निधि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया या सार को वर्णित नहीं करता है? संविधान के संशोधन का विधेयक संघ की संसद के किसी सदन में रखा जाना चाहिए। संविधान के आधारभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र के लिए कोई उपबंध नहीं है। संविधान के संशोधन के किसी विधेयक को राष्ट्रपति निषेध या वीटो नहीं कर सकता है। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि संविधान के आधारभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए कथन तो सही है, लेकिन यह भारतीय संविधान संशोधन की एक विशेषता नहीं है, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, और ये बाकी के जो कथन है उनसे अलग भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया, या भारतीय संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन इसमें असत्य है। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है कि 99वें संविधान संशोधन ने भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायालय की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। देखिए कॉलेजियम प्रणाली को जो ये अतिक्रमित कर रहा था, जिसे कि न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया था, यानी कैंसिल कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पहला, तीसरा या चौथा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। केवल तीसरा और चौथा कथन इसमें सत्य है, बाकी के कथन इसमें असत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही कथन है? भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। या भारत हाल के समय में घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा या पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से केवल पहला कथन सत्य है, बाकी के 2 कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है? संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई लाभ के पदों के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। या शब्द लाभ के पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा,
दूसरा तीसरा या पहला दूसरा और तीसरा। तो देखिए इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा कथन इसमें सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। देखिए तीसरा कथन क्या कह रहा है कि लाभ के पद को जो है भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, जबकि लाभ का पद जो है इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इसे परिभाषित करने का जो जिम्मा है वो न्यायालय को सौंपा गया है। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को जो डिफाइन करने का उत्तरदायित्व है वो भी उच्चतम न्यायालय को ही सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में जो है जनजातीय भूमि के लिए ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है? वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, या जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। इसके ऑप्शन से केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। पहला कथन है कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, जिसे कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कहते हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। अगर किसी विषय पर जो है राज्य विधानमंडल के पास कोई प्रावधान नहीं है तो लोकसभा के नियमों का वह अनुसरण करता है। ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 21 जो है अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार को संरक्षण देता है। तो अगर आप भी अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 21 के तहत आप भारतीय संविधान का सहारा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्न में से सही कथन है? किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन जो हैं असत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी केवल दूसरा कथन इसमें सत्य है, पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है? भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, या 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल पहला कथन इसमें सत्य है, दूसरा असत्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि न्यायालय ही जो है किसी कानून की वैधता का परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी असत्य है? किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो, या धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, या धन विधेयक भारत के आकस्मिकता निधि से धन के विनियोग से संबंधित होता है, या धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूमि देने के विनिमय से संबंधित होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ये एक असत्य कथन है धन विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है?
प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, या लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। इसके ऑप्शन से केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला कथन इसमें सत्य है। देखिए एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ये कथन सत्य है, क्योंकि एमएलए के जो वोट का मूल्य है वो राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है, जो कि एक सत्य कथन है। अलग अलग राज्यों में जनसंख्या अलग अलग होती है। और दूसरा कथन कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य और राज्यसभा के सदस्य का वोट का मूल्य से अधिक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों दोनों के वोटों का मूल्य बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही है। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, या जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। इसके ऑप्शन से पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला कथन इसमें सत्य है। अगर कोई सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य नहीं है तो वो अपने अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र दे देगा, ये कथन सत्य है। लेकिन दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा का विघटन हो जाने के बाद अध्यक्ष जो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। विघटन हो जाने के बाद जब विधानसभा का विघटन हो जाता है तो जो नई विधानसभा बनती है और उसका जो नया अध्यक्ष अपना पद प्रथम बैठक में जब तक ग्रहण न कर ले तब तक पुराना अध्यक्ष जो है अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, या किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इसके ऑप्शन से पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन जो हैं इसमें सत्य हैं। देखिए राज्यपाल की पदावधि के दौरान उस पर कोई दंडिक कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है और उसके वेतन और भत्ते कम भी नहीं किए जा सकते हैं, भले ही बढ़ाए जा सकते हैं पर कम नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में नहीं माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार। इसके ऑप्शन हैं पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा कथन इसमें जो है विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा। ऑप्शन जो तीसरा है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये विधि के शासन का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो इसके ऑप्शन हैं, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, या उस राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति 356 के अधीन इस राज्य में विशेष उपबंध का प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान के निम्न में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, या अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध। तो देखिए ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा, संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रताएं और अनुच्छेद 21 में जो है निजता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संदर्भ में सही है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, या हाल में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों ही कथन जो है इसमें असत्य हैं। देखिए गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो कि संसद का गैर सरकारी सदस्य पारित करता है, और गैर सरकारी सदस्य का मतलब ये होता है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो निर्वाचित है या फिर उसे मनोनीत किया गया है, ऐसा नहीं होता है। गैर सरकारी विधेयक होता है जो गैर सरकारी सदस्य पारित करे, और गैर सरकारी सदस्य वो होता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होता है। और पहली बार भी हाल ही में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है, पहले भी इसे कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है। तो दोनों कथन इसमें असत्य हैं। अगला प्रश्न है, समाज में समानता
होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है या विचारधारा का अभाव है। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। समाज में समानता होना का एक निहितार्थ यह होगा कि इसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, या उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, या काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो देखिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जोड़ा गया था। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं या ये कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं? इसके ऑप्शन हैं केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये दोनों ही कथन जो इसमें असत्य हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका या कार्यपालिका दोनों में से किसी के कृत्यों पर भी निर्बंधन नहीं करते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न और आशा करता हूँ कि आज भी आपको कुछ न कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।